नमस्कार। सिंपली सियासत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में चुनाव वैसे तो काफ़ी दूर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी खेमे में एक लगातार सिलसिला चलता रहता है। उनकी एक कोशिश ज़मीन पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने वोटर्स के साथ उनका एक रिश्ता जो बनाने की कोशिश होती है, वो हमेशा एक ज़मीन पर दिखाई देती है। जबकि दूसरी पार्टियों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी कोई भी पार्टी, चूंकि चुनाव में अभी काफ़ी समय है, 2024 में 2022 में चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, और वो मार्च के आसपास होते हैं। फरवरी से मार्च के बीच में चुनाव होते हैं और मार्च में मिड मार्च तक नई सरकार का गठन होता है। उस लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर काफ़ी समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर हमेशा एक तैयारी में रहती है, जैसा मैंने आपको बताया अभी। हम बाकी पार्टियों की भी बात करेंगे कि किसकी क्या तैयारी है या किसके लिए क्या ज़मीन है, यहाँ पर कितनी संभावनाएं हैं उनके लिए। क्योंकि जब बिहार में चुनाव होते हैं या किसी भी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश को लेकर एक चर्चा शुरू हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर किस पार्टी की क्या हैसियत है, क्या स्थिति है, क्या मजबूती है, क्या कमज़ोरी है। और उस लिहाज से उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चाएँ इसी वक्त शुरू हुई हैं कि बिहार के चुनाव में जो नतीजे रहे हैं उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में क्या ज़मीनी हालात हैं, उस पर चर्चा करना ज़रूरी है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और इसे लाइक करिए। और हम चाहेंगे कि आप हमारे जो वीडियोस हैं और मैं उसमें जो अपनी राय रखता हूं, उसमें जो बात रखता हूं, उस में आप क्या कहना चाहते हैं, आप इस वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए आपके पास किस तरह के सुझाव हैं, मैं उन सुझावों को जानना चाहूँगा। उसके अलावा अगर आपकी कोई राजनीतिक राय है या आपको लगता है कि मेरी राय में कोई कमी रह गई है, मेरी राय में कुछ संशोधन की गुंजाइश है, तो निश्चित रूप से आपका सुझाव मुझे मिलेगा। तो मुझे अपने वीडियो बनाने में, मुझे अपने विचारों को परिमार्जित करने में, उसके संशोधन करने में आसानी होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस पार्टी की क्या स्थिति है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के चुनावी तैयारियों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव के नतीजे आने के तत्काल बाद उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पे पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को ये जिम्मेदारी सौंप दी है। और उसके बाद राधा मोहन सिंह ने पहले दौरे भी अपना एक दौरा उन्होंने उत्तर प्रदेश का कर लिया है। यहाँ के नेताओं से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से उनकी एक मुलाकात हुई है और आप देखिए कि ज़मीन पर उनका काम एक तरीके से शुरू हो गया है। चूँकि पंचायत के चुनाव भी होने हैं उत्तर प्रदेश में और निकाय चुनाव में भी अब देखा जाए तो काफ़ी तैयारी के साथ लड़ते हैं। अब सभी पार्टियों में एक पंचायत चुनाव को लेकर एक अलग नज़रिया सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। तो तैयारियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी एक तो समय से पहले तैयारी शुरू हो जाती है और ये कभी भी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में जो एक कनेक्शन होता है उसको कभी खत्म नहीं होने देते हैं, उसको टूटने नहीं देते हैं। किसी न किसी बहाने से वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक संतुलन बना के रखते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने लॉकडाउन के दरमियान भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, वहाँ से हालचाल ले रहे थे। तो ये एक जो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है या भारतीय जनता पार्टी की जो एक काम करने की शैली है, उसको लेकर हमेशा आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में उसके आलोचक भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर जितनी गंभीरता दिखाती है, बाकी दलों में अभी ये गंभीरता आनी बाकी है। और चुनाव की रणनीति का मामला हो या फिर कार्यकर्ताओं के बीच में मुद्दों का सवाल हो, कार्यकर्ता किस मुद्दे पर पार्टी से उम्मीद रखते हैं और वो मुद्दे क्या हैं ज़मीन पर जिसको लेकर हलचल है, और कैसे किस मुद्दे को आगे बढ़ाकर लोगों का समर्थन अपने पक्ष में किया जा सकता है, ये एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिखाई देती है, जो दूसरे दलों में इसको लेकर एक कमी है। अब हम बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है। समाजवादी पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 5 साल तक अखिलेश यादव ने यहाँ पर शासन किया। उसके बाद 17 के चुनाव में उनकी हार हुई और तीसरे नंबर की पार्टी बसपा तीसरे नंबर की पार्टी हो गई।
कांग्रेस का तब भी कोई ऐसा आधार नहीं था और वो एक तरह से काफ़ी कम सीटों पर उनकी प्रेजेंस है। अब जो स्थिति है उसमें अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी एक मजबूती के तौर पे अगर वो उभरती है, एक मजबूती से चुनाव को लड़ती है तो परिदृश्य बदल सकती है। लेकिन क्या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के काम करने की दिशा सही है? क्या वो लोगों से कनेक्ट बना पा रहे हैं? क्या वो उत्तर प्रदेश के जो सवाल हैं, उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं हैं, उसको उन मुद्दों को लेकर जनता के साथ एक रिश्ता कायम कर रहे हैं? देखा तो यही जा रहा है। अभी तक जो स्थिति है, चुनाव अभी दूर है, अभी तक जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी के नेता जमीन पर उतने सक्रिय नहीं है। जमीन पर क्या काम हो रहा है? जमीन पे ये काम जरूर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है कि वह बसपा से नाराज लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर उनको उनका समर्थन हासिल करने की एक कोशिश दिखाई दे रही है। और दूसरे दलों से लोग भी, कांग्रेस के लोग भी और जहां भी कहीं कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराने को लेकर एक प्रक्रिया दिखाई दे रही समाजवादी पार्टी के भीतर। लेकिन शायद ये प्रक्रिया काफ़ी नहीं है जितना एक कनेक्शन ज़मीन ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में होना चाहिए। जिस तरह के कार्यक्रम जमीन पर होते रहने चाहिए, जिस तरह का एक डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में एक सक्रियता बनी रहनी चाहिए पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की, वो स्थिति अभी समाजवादी पार्टी की दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो अगले चुनाव में 2022 में अगर कोई मुख्य मुकाबला देखा जाएगा तो मुख्य मुकाबले में सामने आते हुए जो पार्टी दिख रही है वो समाजवादी पार्टी ही होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुकाबले को भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुकाबले कितना बड़ा खड़ा कर पाएगी, कैसे मुद्दे लेकर सामने आएगी, इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेगी। जैसा हमने देखा कि बिहार में तेजस्वी यादव जो चुनाव से पहले काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक वो एक ऐसे मुद्दे को लेकर सामने आए और बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने एनडीए को बड़ी कड़ी चुनौती दी है। तो क्या अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 5 साल तक योगी के नेतृत्व में काम कर रही है उसको इस तरह का एक मुकाबला देने की स्थिति में होगी? ये सवाल चूँकि अभी काफ़ी समय है, इस सवाल पर इस वक्त कुछ ठोस नहीं कहा जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को इस दिशा में काम करना होगा और इस दिशा में कोई ऐसी हलचल वो पैदा कर पाते हैं तभी वो मुख्य मुकाबले में आएंगे। अदरवाइज देखा जाए तो पार्टी के स्तर पर जो कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल पर जो काम भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है उसमें वो कमज़ोर साबित होंगे अगर वो कोई ज़मीनी मुद्दा लेकर सामने नहीं आते हैं और उस पर लोगों का समर्थन हासिल नहीं कर पाते हैं, लोगों में सक्रियता नहीं बना पाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको कोई बड़ी कामयाबी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। और अब बात कर लेते हैं बसपा की। बसपा नेतृत्व में जिस तरीके का ढुलमुल बना दिखाई दे रहा है, अभी हाल में बसपा ने जो बयान जारी किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ भी खड़ी हो जाएगी, इससे बसपा को एक नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अगर देखा जाए तो अगर ये मैसेज ज़मीन पर बहुत तेज़ी से फैल जाए और ये इसमें स्थिरता आ जाए इस सवाल में कि क्या बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की मदद कर सकती है, अगर ये मुद्दा, ये बात नीचे तक गया तो निश्चित रूप से बसपा को मुस्लिम वोटों का नुकसान होगा, जिसको लेकर बसपा की चिंता भी थोड़ी दिखाई दे रही। जब उनका ये बयान चर्चा में आया और इसको लेकर तरह तरह की कयास लगने लगे कि क्या बसपा मुसलमानों का साथ छोड़ रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका हो रहा है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरह से चीज़ें सामने आई थी, राज्यसभा की एक सीट को लेकर जिस तरीके से बसपा और भाजपा के बीच में एक अंदरूनी साठगांठ की खबरें आई और वो उसको लेकर जिस तरह का एक राजनीतिक माहौल बना उस वक्त, उससे अगर कोई नतीजा निकाला जाएगा तो देखा जाएगा कि साफ तौर पे मुसलमानों का समर्थन मिलने में मायावती को दिक्कतें आ सकती हैं। तो अभी इस पूरे मामले में ये देखना पड़ेगा कि बसपा इस चीज़ को कैसे दूर करती है। क्या वो मुसलमानों के समर्थन पाने के लिए कोई और टैक्टिक्स, कोई और ऐसे मुद्दों को लेकर सामने आती है और वो इस तरह के सवालों को लेकर अगर सामने नहीं आएगी तो उसको मुसलमान वोटों का नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, मुस्लिम वोट अगर बसपा के पास नहीं जाते हैं तो यानी कि एक मुश्त वोट जो सबसे मजबूत पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली सपा,
इसका लाभ सपा को मिल जाएगा, जिसका आखिरकार नुकसान बसपा को भी होना है। तो इस स्थिति को लेकर बसपा को आने वाले समय में अपनी स्थिति स्टैंड अपना क्लियर करना पड़ेगा मुस्लिम वोटरों को लेकर। दूसरी बात, हरिजन वोटों को लेकर भी बसपा के सामने कई चुनौतियां हैं। चंद्रशेखर रावण यंग लीडर हैं और एक खास क्षेत्र में उनका प्रभाव देखा जा रहा है, और अगर उनका प्रभाव पश्चिमी इलाके से आगे बढ़ता है, उसका प्रसार होता है, तो जिन इलाकों में वो सक्रिय रहेंगे वहाँ पे बसपा के लिए वो चुनौती पैदा करेंगे, बसपा के लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। और इससे एक जो हरिजन वोटरों में बसपा का एक जो पूरे प्रदेश के स्तर पर आधार माना जाता है, उस आधार में भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी सेंध लगाई है, क्योंकि बहुत सारे बसपा के दलित नेता आज भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग अब आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर काम किया है। बसपा के बहुत सारे जो ऐसे लोग जो काशीराम के समय से सक्रिय रहे हैं, जिनका ज़मीन पर आधार भी है, अब वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में है। तो निश्चित रूप से हरिजन वोटों का भी बसपा को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बसपा ने कुछ ऐसे दांव चले हैं जिसकी वजह से बसपा की स्थिति जमीन पर इस वक्त कमज़ोर कही जा रही है। अब आगे आने वाले समय में, चूँकि चुनाव में अभी 1 साल से ज़्यादा का समय है, तो अगर मायावती कुछ ऐसा मुद्दा लेकर आती हैं, कुछ ऐसे सवाल लेकर आती हैं और ऐसे कुछ कार्यक्रम लेकर आती हैं जनता और कार्यकर्ताओं के लिए, अपने कैडर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर, नई चीज़ें लेकर आती हैं, तभी उनके लिए एक माहौल बदल सकता है और उनको समाजवादी के बरक्स जो है उनको थोड़ी सी बढ़त मिल सकती है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पे समाजवादी पार्टी के पीछे ही दिखाई दे रही है। तो ये है बसपा की स्थिति, बहुत ही संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ। और अब आखिरी तौर पे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बिहार में चुनाव खो दिया है, और उसके बाद जो उसकी उत्तर प्रदेश में जो कोशिश लगातार चल रही थी, उसकी उस कोशिश में भी अब वो दम नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बातें लगातार हो रही है कांग्रेस की ओर से कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी, मुख्यमंत्री के तौर पे वो सक्रिय होंगी, और वो लगातार उत्तर प्रदेश के सवालों पर वो रिएक्ट भी कर रही हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में संगठन में उन्होंने जो बदलाव करने की कोशिश की, वो बदलाव भी बहुत परफेक्ट, बहुत सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि बहुत तरह के अंतर्विरोध पार्टी के भीतर दिखाई दे रहे हैं। उस अंतर्विरोधों को पाटने की कोशिश नहीं दिखाई दे रही है कांग्रेस में। कांग्रेस उन सवालों पर जो पार्टी के अंदर एक वर्ग और दूसरे वर्ग, पुराने मतलब नए कार्यकर्ता और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच में एक दूरी जो बन गई है, उस दूरी को पाटने की कोशिश नहीं हो रही है। नेतृत्व के सवाल पर, नेतृत्व की सक्रियता को लेकर बहुत ज़्यादा सवालों को साफ नहीं किया जा रहा है। हालांकि वो ज़मीन पर लड़ती हुई दिखाई दे रही है। उससे इसका ज़रूर एक बेनिफिट हुआ है कि मीडिया में उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है, मीडिया में उनके एक्शंस दिखाई दे रहे हैं। इससे थोड़ा बहुत तो काम हो सकता है, लेकिन उनको जिनसे लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी जैसे ऐसी पार्टी से लड़ना है जिसका कैडर बेस, जिसका कार्यकर्ताओं के और नेताओं के बीच में जिसमें अधिक समायोजन है, ऐसी पार्टी से लड़ने के लिए जो रणनीति कांग्रेस को चाहिए, वो रणनीति दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका लाभ तो उनको है कि उन्होंने पार्टी के स्तर पर सक्रियता बना दी है। प्रियंका गांधी आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ सवाल कर रही हैं, और चुनावों के दरमियान वो सक्रिय भी हो जाएंगे। लेकिन शायद इसने से बात नहीं बनने वाली है। कांग्रेस को और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और अब वो चौथे नंबर की पार्टी है और वो मुख्य मुकाबले में आ पाएंगी। क्योंकि एक दिक्कत और है कि अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 3 इस वक्त जो मजबूत जिनका जनाधार है, ऐसे 3 दल ऑलरेडी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 17 में चुनाव जीतकर अपना एक आधार बढ़ा लिया है। आप समझ सकते हैं कि जिसको 2017 के चुनाव में 41% के आसपास वोट मिले थे, ऐसी पार्टी से मुकाबला आगे आने वाले समय में होना है। और बसपा और समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है, जो वोट समर्थन है, वो 22% वोट लाते हैं। सीटों के मामले में जरूर सपा को ज़्यादा सीटें आई थी 17 के चुनावों में, और बसपा को सीटें 22% वोट के बावजूद सीटें कम बसपा को मिली थी। लेकिन देखा जाए तो 22% जनाधार वाली पार्टी के साथ अगर कांग्रेस को मुकाबला करना है तो उसको कुछ और करना पड़ेगा। या तो वो इन दोनों दलों में से किसी के साथ उनका समायोजन हो, उनका साथ बने,
कोई सहयोग बने, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी उनका एक गठबंधन हुआ था 17 में, वो गठबंधन फेल हो चुका है। उस गठबंधन को स्वीकृति नहीं मिली, वोटरों ने उनको मंजूरी नहीं दी, उनको दो लड़के का जो चुनाव का जो जुमला था वो एक तरह से काम नहीं किया ज़मीन पे। तो अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस चौतरफा अगर चुनाव को बनाने की कोशिश करेगी तो उसको उसका कितना लाभ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल जाएगा क्या। तो आने वाले समय में अभी बहुत सारे समीकरण बाकी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो चुनाव में मुख्य मुकाबला वाली जो पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है, जो इस वक्त जो ज़मीन पर हालात हैं, जो ज़मीन पर समर्थन है, वो मुख्य रूप से आपको 3 पार्टी दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी जो अभी नंबर 1 पे दिखाई दे रही है, अभी भी नंबर 1 पे दिखाई दे रही है, और लंबे समय में शासनकाल के बावजूद बहुत सारे सवाल सरकार के खिलाफ हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ गए हैं, जो सरकार को लेकर एक नई आलोचना दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन आलोचनाओं के आधार पर आप किसी पार्टी को कमज़ोर नहीं बता सकते। योगी सरकार ने बहुत ही दमखम के साथ शासन किया है, बहुत सारे ऐसे विवादास्पद फैसले भी हुए हैं, जैसे पोस्टर लगाने का जो मामला है, समाज में एक इस तरह का मैसेज गया है कि वो मुस्लिम समाज के प्रति एक ऐसा रवैया रखते हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। बावजूद इसके ये सवाल, ये प्रश्न किसी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मजबूत बना देंगे, ये मुमकिन नहीं दिखता आज की परिस्थिति में, आज के राजनीतिक हालात में। तो बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही अंदर जाकर काम करना पड़ेगा सभी दलों को, तभी वो भारतीय जनता पार्टी के जो आने वाले समय में 2022 के चुनाव में डटकर मुकाबला कर पाएंगे। मुद्दे का सवाल होगा, रणनीति का सवाल होगा, कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के बीच, आम लोगों के बीच में ऐसे मुद्दे को लाने की कोशिश अगर विपक्ष नहीं कर पाएगा, विपक्षी दल की ओर से समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस ऐसा कोई करिश्मा नहीं कर पाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी जो अब एक मजबूत पार्टी के तौर पे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, तमाम गलतियों के बावजूद, तमाम शासन की तमाम कमियों के बावजूद, बहुत सारे सवाल हैं। आप बहुत सारे ऐसे सवालों को भी ले सकते हैं जिसमें विवाद हुए, जिसमें बहुत सारे प्रशासनिक स्तर पे चूक हुई। सरकार भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, लेकिन वहाँ भी कमियां हैं। उन सब कमियों को चुनाव आने के समय गिनाया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन कमियों को गिनाने से कोई पार्टी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर पाएगी, ऐसी स्थिति नहीं है आज की तारीख में। तो बहुत सारे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण होंगे, और उन सवालों पर विचार करना और अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा विपक्षी दलों को, तभी वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगी। ये इस वक्त का मेरा आकलन यही कहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के सवालों के साथ, इसी तरह के मुद्दे के साथ, इसी तरह के आकलन के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार।